आपका पैसा चोरी हो गया है। देश की सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। आजाद भारत के इतिहास का यह शायद सबसे बड़ा स्कैम है। आपको मेरी बातें सुनकर शायद ऐसा लगे कि मैं चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हूँ या एग्जैजरेट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कोई एक घोटाला नहीं बल्कि एक घोटालों का भंडार है। स्कैमों की एक इतनी लंबी लिस्ट है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये देश का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट भी है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या हुआ। अगर इस पूरे घोटाले के भंडार को एक लाइन में सराइज करना हुआ दोस्तों, तो इसे कुछ इस तरीके से देखा जा सकता है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। 2017 की बात है जब मोदी सरकार ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी और इसे एक चंदा लेने का जरिया बनाया पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। खास बात यह है कि इस स्कीम में सारी चीजें करी जाती जनता से छिपाकर। कौन सी कंपनी किन पार्टी को कितना पैसा देगी इसका कुछ पता नहीं चलना था। हमें जो लोग इस खबर को उस वक्त फॉलो कर रहे थे वह पहले ही समझ गए थे कि यहाँ एक बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हम सबको धन्यवाद करना चाहिए कि 7 साल बाद इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया और ये जो सारे घोटाले इन 7 सालों में हुए अब हम बाहर आ रहे हैं। हाल ही में हुई इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये खुलेआम झूठ बोला इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। भारतीय जनता पार्टी को अप्रॉक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? इस पर ईसीआई डाटा टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ की नहीं बल्कि 127,000 करोड़ की थी। अप्रैल 2019 और जनवरी 2024 के बीच में जो इनकेस करी गई इस 121,000 करोड़ में से बीजेपी के पास 6,000 करोड़ के बॉन्ड्स गई, जो कि 47.5 पर होता है। इस समय के बीच जो दूसरे नंबर पर पार्टी थी वो थी तृणमूल कांग्रेस, जिन्हें 1,600 करोड़ की बॉन्ड्स मिली, यानी 12.6 पर। थर्ड नंबर पर कांग्रेस 1,400 करोड़ के साथ, जो कि 11.1 पर होता है। लेकिन आगे की लिस्ट भी मैं आपको गिना देती हूँ। चौथे नंबर पर बीआरसी थी 1,200 करोड़ के साथ, पांचवें पर बीजेडी 700 करोड़ के साथ, छठे पर डीएमके 600 करोड़, उसके बाद वाईएसआर 300 करोड़, टीडीपी 200 करोड़, शिवसेना 150 करोड़ और बाकी जो पार्टीज थी आरजेडी, एपी, जेडीएस, एसएमके, एनसीपी, इन सबको 30 से लेकर 70 करोड़ के बीच चंदा मिला। इस लिस्ट को देखने के बाद कई बीजेपी पॉलिटिशियन और गोदी इन्फ्लुएंसर बहाना मारते हैं कि बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, 300 से ज्यादा एमपीज और इतने सारे एमएलएज हैं, हजारों पार्टी वर्कर्स हैं, तो उन्हें ज्यादा चंदा मिल रहा है, जो जस्टिफाइड है। और अगर हम चंदा कलेक्टेड पर एमपी की रेशियो निकालेंगे तो बीजेपी की ये रेशियो बाकी पार्टी से कम निकलेगी। इसका मतलब बीजेपी उतनी बुरी नहीं है जितनी और पार्टियां हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, स्कैम यहाँ पर ये है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। ये है असली घोटालों का भंडार। अब कल को सोचो कि विजय माल्या या नीरव मोदी ये कहने लगे कि भाई हमारी तो इतनी ज्यादा बड़ी कंपनी है, इतने ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, इसीलिए हमने इतने सारे रुपए लूट लिए। पर एम्प्लॉयज की लूट कैलकुलेशन करो तो हम इतने बड़े भी चोर नहीं हैं। और लोगों की ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि विजय माल्या ने इतने करोड़ रुपए कमाए। पैसे कमाना कुछ गलत नहीं है, ऑब्जेक्शन ये है कि जनता का पैसा लूटकर क्यों पैसे कमाए। इसी तरह से दिक्कत किसी को इस बात से नहीं है कि बीजेपी ने चंदा क्यों लिया, दिक्कत इस बात से है कि चंदा लेने के लिए यहाँ एक बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया गया, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई गई और जनता का पैसा लूट लिया गया। अमित शाह ने जो खुलेआम झूठ बोला था वही झूठ बीजेपी पॉलिटिशियन आरपी सिंह ने दोहराया था। घोटालों की डिटेल्स में जाने से पहले आइए समझते हैं यह इलेक्टोरल बॉन्ड काम कैसे करती है। एक इलेक्टोरल बॉन्ड को आप बेसिकली समझ सकते हैं दोस्तों एक कूपन की तरह। कंपनी बैंक को जाकर पैसा देती थी, यह कूपन खरीदती थी, यह कूपन जाकर पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया जाता था और पॉलिटिकल पार्टीज उन कूपन को रिडीम कर सकती थी और जो बैंक में रखा पैसा था उसे एक्सेस कर सकती थी। रूल यह बनाया गया था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकेस नहीं करती है
कूपन को जाकर रिडीम नहीं करती है तो 15 दिन के अंदर अंदर जो भी फंड है वो अनक्लेम फंड में चला जाएगा। बैंकों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कोई बॉन्ड फर्जी करी जा रही है या नहीं? कोई झूठी बॉन्ड बनाकर भी तो बैंक के पास जा सकता है। फिर जनवरी 2018 को ये नोटिफिकेशन आती है जिसके सेक्शन 64 में लिखा होता है SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को देनी पड़ेगी। अगर उन्होंने पूछा तो अगर SBI के पास कभी वो डिटेल्स थी ही नहीं, अगर एक्चुअली में डोनर डिटेल्स किसी को नहीं पता चलनी थी तो ये रूल कैसे काम करता? इसका मतलब अगर ED CBI चाहती तो उन्हें हमेशा पता लग सकता था कि कौन से इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी ने डोनेट करी है। इसका मतलब 3 चीजें बड़ी साफ हो गई। पहला, पब्लिक को तो कभी पता ही नहीं चलना था कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया जाता है, कौन सी कंपनी चंदा देती है, कितने अमाउंट का देती है। पब्लिक से सब इंफॉर्मेशन छुपाई गई। दूसरा, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं पता चलना था कि बीजेपी को कौन सी कंपनी चंदा देती है और कितना चंदा देती है। उन्हें बस अपने चंदे के बारे में पता लगता। और तीसरा, लेकिन बीजेपी सरकार को सब कुछ पता लगता, कौन चंदा दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया जा रहा है। सारी कंपनीज की जानकारी सरकार के पास हमेशा रहती। मोदी सरकार के लिए ये एक सीक्रेट हथियार बन गया ऑपोजिशन के खिलाफ, और ज्यादातर ऑपोजिशन पार्टीज को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। कोर्ट ने इस पूरी स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया तो इसके पीछे एक पेटिशन रिस्पॉन्सिबल थी, एक पेटिशन जिसे फाइल किया गया था CPIM पॉलिटिकल पार्टीज ने और कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR नाम के NGOs ने एडवोकेट प्रशांत भूषण इनके बिहाफ पर आर्ग्यू कर रहे थे। इस स्कीम के खिलाफ तो ये कुछ और ऑर्गेनाइजेशन और लोग जिनका हमें धन्यवाद करना चाहिए, जिसकी वजह से ये घोटाला सामने आ पाया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें कही स्कीम को लेकर, लेकिन 2 चीजें बड़ी खास थी। पहला तो ये कि जनता को हक है यह पता करने का कि पॉलिटिकल पार्टीज को कितना चंदा दिया जाता है और कौन कौन वो चंदा देता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम जनता के राइट टू इंफॉर्मेशन अधिकार के खिलाफ थी। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न जताया। इस चंदा धंधा मॉडल को लेकर कोर्ट ने ये कहा कि कंट्रीब्यूशन करी जा सकती है, प्योर एज बिजनेस ट्रांजैक्शन कंपनियां चंदा डोनेट कर रही हैं कुछ रिटर्न में बेनिफिट पाने के लिए। इसी सब के बेसिस पर कोर्ट ने SBI को डाटा रिलीज करने को कहा और शुरुआत में SBI ने बहुत बहाने मारे कि नहीं, हमें तो 3 महीने का समय लगेगा, हम इलेक्शन के बाद ही ये कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने जब दोबारा ऑर्डर दे दिया तो डेटा 2 दिनों के अंदर रिलीज हो गया और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इस डेटा को पब्लिश किया गया। ये डेटा जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पब्लिश हुआ, ये 2 अलग अलग लिस्ट में बटा हुआ है। पहली लिस्ट बताती है कि किन किन कंपनीज ने, किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी, कितने रुपए की। वहीं दूसरी लिस्ट बताती है कि किन किन पॉलिटिकल पार्टीज ने कितने अमाउंट के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनकैश किया था। लेकिन SBI ने बड़ी चालाकी से जो सीक्रेट नंबर थे वह नहीं रिवील किए। इनके बिना दोनों लिस्ट को एग्जैक्टली एक दूसरे से कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। फिर से जनता से चीजें छुपाने की कोशिश करी गई। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने SBI को डांट लगाई कि इस तरीके से सिलेक्टिव होकर डाटा नहीं पब्लिश कर सकते। फिर इन्हें कहा गया कि 21 मार्च तक सारा डाटा पब्लिश करना है। अब बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी देश में, उन सबको अपने अपने डोनर्स की लिस्ट तो पता थी। उन्हें पता था कि उन्हें जो डोनेशन मिली है वो किसने करी है। तो 10 पॉलिटिकल पार्टीज ने तो खुद ही अपनी लिस्ट पब्लिश कर दी और कहा कि हम अपना डाटा पब्लिकली रिवील करते हैं, SBI करे ना करे। पार्टीज थी समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, JDU, JDS, DMK, ADM, MK, JKNAC, गोवा की एक पार्टी और बाकी जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक्सेप्ट किया, उनके लीडर्स का यही कहना है कि हमने इन्हें इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि हमने सोचा ये स्कीम आई तो इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, ये सोचकर कि हमारे डोनर्स को कोई समस्या नहीं होगी। वैसे भी सिर्फ चंदा लेने का मतलब तो ये नहीं है कि ये स्कैम है। वैसे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।